हेलो दोस्तों, रिजल्ट मित्र के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं अभय प्रताप सिंह और ये हमारी करंट अफेयर्स की क्लास है। इसके अंतर्गत हम दिन प्रतिदिन के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होते हैं, यानी कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड, साथ में आपके जनरल नॉलेज के लिए, इन सभी के ऊपर हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। और ये टॉपिक होते हैं, इन्हें हम किसी न किसी ऑथेंटिक सोर्स से लेते हैं, जैसे कि कोई न्यूज़पेपर हुआ, कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट हुई। और इसमें हमने जो न्यूज़ ली है, इसमें हमने PIBA को फॉलो किया है, साथ में कई सारे अन्य न्यूज़पेपर को भी लेके हम चले हैं यहाँ पर। तो हमारा उद्देश्य केवल न्यूज़पेपर को पढ़ना नहीं है, या फिर न्यूज़पेपर के किसी एक घटनाक्रम को देखकर यहाँ पे उसको, या फिर उसके बारे में जो न्यूज़पेपर में दिया गया है उसको ही लेके नहीं चलते। जबकि हम जिस न्यूज़ के बारे में अगर न्यूज़पेपर में दिया गया है, पहले हम उस न्यूज़ को उठाते हैं, फिर उससे रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक निकल सकते हैं उस न्यूज़ में से उनको देखते हैं, साथ में उसके ऊपर फिर हम डीप एनालाइज करते हैं, और जितना भी मैटर उस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सभी को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो जब आप सबसे पहले गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाएंगे, PIB पर जाएंगे यानी कि, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ये कल की ही न्यूज़ है। कौन सा? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। इसलिए कहा जाता है कि आप क्या करें, आप जब भी टाइम मिले PIB को एक बार सर्च कर लिया करें। यहाँ पर आपको ऑथेंटिक करंट अफेयर्स मिलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ क्या है, मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देना, यानी कि सरकार मोटे अनाजों के उत्पादन पर बढ़ावा दे रही है। अब यहाँ पर बात आती है, इस टॉपिक को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो आप में से अधिकतर लोग जो करंट अफेयर्स को फॉलो करते होंगे उनको पता होगा मोटे अनाज क्या होता है और चर्चा में क्यों है। क्योंकि इसको 2023 में क्या किया गया, 2023 में मिलेट्स ईयर घोषित किया गया, यानी कि मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया गया है 2023 को। इसलिए ये टॉपिक आपका क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम में आप इसको देखेंगे, यानी कि अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं लगभग आपको किसी न किसी एग्जाम में मोटे अनाजों से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल गया होगा। या फिर ऐसे पूछ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मोटे अनाज के अंतर्गत नहीं आता। या फिर पूछ सकता है 2023 के अंतर्गत किस उत्पाद को उत्पाद ऑफ द वर्ष घोषित किया गया, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। इसलिए ज़रूरी हो जाता है जितने भी गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर चीज़ें न्यूज़ में हैं उनको जरूर आपको देख के चलना है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर न्यूज़ हमारे पास क्या थी, मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देना। पहली चीज़ तो ये है, ठीक। जब ये पहली चीज़ आ जाती है तो यहाँ पर आपको एक संस्था का नाम दिखाई देता है, जिस संस्था का नाम क्या है, UNGA, यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। इसको अगर हम इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली तो इंग्लिश में हो गया, फिर हिंदी में बोलेंगे तो संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसको हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक। अब इसके द्वारा वर्ष 2023 को, कौन सी जो अभी चल रही है ना, ये वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष घोषित किया गया है, ठीक है। अब ये जो वर्ष घोषित किया गया है, हर वर्ष को एक ना एक रूप में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा मनाया जाता है। तो 2023 में हमने क्या किया, 2023 में हमने अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के तौर पर इसको घोषित किया। अब ये जो घोषित किया गया है वर्ष को, इसमें भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसकी हम चर्चा अभी आगे करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2022 और 23 के दौरान देश में क्या हुआ, देश में मोटे अनाजों का कुल उत्पादन 17.32 मिलियन टन आपको देखने को मिला है। कितना? 17.32 मिलियन टन आपको यहाँ पर ये अनाज देखने को मिलेगा उत्पादन की दृष्टि से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हमारा बजट पेश हुआ 2022-23 का, उसमें हमने मोटे अनाजों को एक अन्य नाम दिया। क्या नाम दिया? इसको हमने नाम दिया श्री अन्न। क्या नाम दिया? श्री अन्न। यानी कि अब हम भारत में मोटे अनाजों को श्री अन्न के नाम से भी जानते हैं। ये जानना आपको जरूरी है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको ब्रैकेट में लिख के भी दिया है, और आगे भी हम इस पर डिस्कस करेंगे। जो हमारा बजट आया था और उसमें हमने जब बात की थी किसकी, मोटे अनाजों की, तो इसके लिए हमने श्री अन्न शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। तो हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ ले कि मोटे अनाजों के लिए भारत में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो आप आराम से अब इसको टैकल कर सकते हैं। अब देखो, पॉइंट 1 क्लियर है आपका, पॉइंट 2 क्लियर है। अब कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि किसके द्वारा इसको घोषित किया गया, संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक। वर्ष 2023 को मोटे अनाज के तौर पर, यानी कि अन्य श्री के तौर पर, ठीक। अब यहाँ पर आइए, भारत में 2022-23 के दौरान देश में मोटे अनाज का कुल उत्पादन कितना रहा, 17.32 मिलियन टन रहा। अब ये गवर्नमेंट का ऑथेंटिक डाटा है भैया, कोई इस पर डाउट नहीं कर सकता, समझे ना। बिल्कुल गवर्नमेंट की वेबसाइट से लिया गया, बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने जो बजट पेश किया था अपना कृषि में, जो पूरा हमारा एनुअल बजट आता है, उसमें हमने मोटे अनाजों के लिए अन्य श्री नाम का यूज़ किया था, बस। और कुछ करने नहीं है आपको इसके अलावा। अब यहाँ पर जब आप आते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको और इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है, जिसकी हम चर्चा कर लेते हैं। भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष यानी कि 2023 मनाने के लिए एक बहु
हितधारक दृष्टिकोण लागू कर रही है, यानी कि भारत इस वर्ष को मनाने के लिए अपने स्तर पर जितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, जितनी यहाँ पर संभावनाएं हो सकती हैं, उन सबको लेकर चल रही है, उन सबके साथ में यहाँ पर बढ़ रही है। ठीक है, अब जो देखिए जो मोटे अनाज वर्ष है आपका, इसमें 2023 के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके, इसके लिए मोटे अनाजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब हम जब किसी वर्ष को घोषित करते हैं, किसी वर्ष के रूप में हम लोग क्या करते हैं, उसी संबंधित उस वर्ष में सारे कार्य या क्रियाकलाप करने प्रारंभ कर देते हैं। उसी प्रकार से आपको देखना पड़ेगा 2023 को हमने घोषित किया। अब जितने भी हम पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं मोटे अनाजों की वृद्धि को लेकर, हम उन सब पॉसिबिलिटीज़ पर काम करेंगे। कैसे इनके उत्पादन को बढ़ाया जाए, कैसे और लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हों और लोग अपने भोजन में इनका प्रयोग करें, तो कैसे हम उस चीज़ को यहाँ पर लेके आ सकते हैं। इन सभी चीज़ों पर यहाँ पर आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक फैक्ट और मिलेगा जो हमारे भारत से संबंधित है, यानी कि क्या, देखिए यहाँ पर जो मोटे अनाज है के उत्पादन और उत्पादकता के बढ़ाने के लिए क्या किया गया, कृषि और किसान कल्याण विभाग है, ठीक है, इसने क्या किया, इसने 28 राज्यों को कि सभी जिलों, 28 राज्यों के अंदर जितने भी जिले हैं, साथ में 2 केंद्र शासित प्रदेश, कौन कौन से, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत क्या है, पोषक अनाज पर एक उप मिशन भी लॉन्च किया है। यानी कि पूरे देश के जितने भी 28 राज्य हमारे, उन सभी जिलों में, साथ में 2 केंद्र शासित प्रदेश, कौन कौन से आपके केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इनमें एक अलग से उप मिशन लागू किया गया, जिससे हम यहाँ पर जो टारगेट हमने फिक्स किए हैं उसकी हम प्राप्ति कर सकें। इतना क्लियर है। अब आगे आते हैं, ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक आप सब कुछ समझ चुके होंगे, है ना। तो हम आगे आते हैं। जब हम आगे आते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में बताया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के पोषक अनाजों के तहत यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें देखने को मिली, जैसे राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से किसानों को फसल उत्पादन और सुरक्षा प्रौद्योगिकी, साथ में फसल प्रणाली आधारित फसल प्रणाली आधारित प्रदर्शनियों, नई किस्मों के प्रणाली, बीजों के उत्पादन और वितरण, एकीकृत पोषक तत्व और कीट प्रबंधन तकनीक, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें वो हैं जिससे हम अपने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। कैसे वृद्धि कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो हर चीज़ की एक प्रोसेस होती है। जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले आप जिस चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं उसका सिलेबस देखते हैं। सिलेबस देखने के बाद फिर आपको बोला जाता है NCERT पढ़िए। क्यों, क्योंकि बचपन में तो पढ़ाई की नहीं थी आपने, और अगर की भी थी तो क्या है, तो फिर वो आप भूल गए होंगे अपने ग्रेजुएशन टाइम पर, है ना। तो यहाँ पर क्या है, उसी प्रकार हर चीज़ का एक पैटर्न होता है, एक प्रोसेस होती है। इसी में प्रकार अगर आप देखेंगे, अगर आपको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ाना है तो यहाँ पर ये पूरी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। कौन कौन से, पहले देखो पोषक अनाजों के तहत क्या करना पड़ेगा आपको, किसानों को फसल उत्पादन और सुरक्षा प्रौद्योगिकी देनी पड़ेगी, है, फसल प्रणाली आधारित प्रदर्शनों को देखना पड़ेगा, नई किस्मों को यहाँ पर लाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो हमारे यहाँ पर क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर कीट पतंग ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं हमें, तो इनसे भी हमें क्या अपनी फसल का बचाव करना है, नहीं तो इन्हीं के द्वारा हमारी फसल बर्बाद कर दी जाएगी, तो प्रोडक्शन और नीचे चला जाएगा। अभी सुना था आपने कुछ वर्ष पहले क्या, टिड्डी का हमला हुआ था, टिड्डी दल का जो हमला हुआ था उसके द्वारा। देखो उसी प्रकार से क्या होते हैं, ये लोग झुंड में आते हैं और पूरी फसल को खराब कर देते हैं। अब ये जब झुंड में आएंगे, एक क्षेत्र की पूरी फसल को खराब कर देंगे, तो हमारा उत्पादन को नीचे चला जाएगा, और हमारा उद्देश्य उत्पादन को बढ़ाना है ना। इसलिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। नई नई किस्म की जो हमारे यहाँ पर क्रॉप्स आती हैं वो, अब देखो नई नई किस्म की क्रॉप्स क्यों आती हैं, क्योंकि आप जानते हैं किसी क्षेत्र में पानी अधिक होता है तो किसी क्षेत्र में पानी कम होता है ना। कहीं पर आपको देखने को मिले खाद ज़्यादा डाला जाता है, कहीं की जो भूमि होती है ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है। तो इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए हम ऐसी किस्मों को बनाते हैं जिससे वो हर क्षेत्र को झेल सकें, हर क्षेत्र के अनुरूप उनको उपजाया जा सके, है ना। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। इसके साथ में हमें क्या करता है, इसके साथ में हमें एकीकृत पोषक तत्व और कीट प्रबंधन तकनीक को भी विकसित करना पड़ेगा, जो भी मैंने आपको बताया। उन्नत कृषि उपकरण हमें लेके आने पड़ेंगे। जो हमारे यहाँ पर कृषि उपकरण है अभी भी हमारे यहाँ पुरानी पद्धति के ऊपर तय चल रहे हैं ना, तो हमें क्या है और भी नए नए उपकरण यहाँ पर लेके आने पड़ेंगे जो किसानों के लिए सस्ते भी हों और उपयोगी भी हों। फिर आगे देखिए आप, आगे क्या होगा, आगे संसाधन संरक्षण मशीनें भी हमें लेके आनी पड़ेंगी, ठीक। फिर देखिए यहाँ पर किसानों की जो निर्माण क्षमता है, यानी कि जो उत्पादन क्षमता है, उसको हमें वृद्धि करनी पड़ेगी। कैसे, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर, है ना। कार्यक्रम और कई प्रकार के कार्यक्रम कार्यशालाओं का आयोजन करना चाहिए कि किस प्रकार आप अपनी फसलों को सुरक्षित कर सकते हैं, किस प्रकार आप अपनी फसलों को यहाँ पर और अधिक उपजाया जा सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी, ठीक।
भारत को श्री अन्न का एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिए क्या किया गया? भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। अब आपसे अगर पूछा जाए, देखो मोटे अनाजों की बात चल रही है भैया, देखो ईमानदारी से बता रहा हूँ, क्या मोटे अनाजों की बात चल रही है, और जब मोटे अनाजों की बात चले और बाजरा का नाम ना आए तो भैया ये तो हो नहीं सकता। आप लोगों में से लोगों ने बाजरा देखा भी हो, नाम से ना समझ पा रहे हो, लेकिन जरूर आप लोगों ने जीवन में कभी ना कभी खाया भी होगा, है ना। कई सारे लोग ऐसे कैसे होते हैं, वो नहीं जान पाते। ठीक, दालों को नाम से नहीं, कलर से जानते हैं। पीली वाली दाल, काली वाली दाल, हरी वाली दाल, ऐसे ऐसे हमारे यहाँ पर महान विभूतियाँ होती हैं, है ना। तो इसी प्रकार से कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा बाजरा क्या होता है, तो देख लेना, नेट पे सर्च करोगे मिल जाएगा, घर पे भी आपके उपलब्ध होगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, अगर हम मोटे अनाजों की बात करते हैं, बाजरा की बात ना करें तो ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी। ठीक, क्या होगा, ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको देखना होगा भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान, जो इसका संस्थान क्या है, ये हैदराबाद में स्थित है। ठीक, को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्चतम कार्य प्रणाली अनुसंधान प्रौद्योगिकी को साझा करने के लिए उत्कृष्टता केंद्र घोषित किया गया है ना। जिससे जो हमारा संस्थान है, कौन सा, भारतीय बाजार अनुसंधान संस्थान, इसको हमने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन के बारे में बताने के लिए, उत्पादन की वृद्धि करने के लिए, साथ में जो प्रौद्योगिकी है, अनुसंधान है, और इन सब के लिए हमने इस संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र घोषित किया है, जिसके साथ में अन्य संस्थाएं मिलकर कार्य कर सकें। ठीक, अब यहाँ पर आइए, अब यहाँ पर बात आती है, यह जानकारी केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक लोकसभा में क्वेश्चन से पूछा गया था, लिखित प्रश्न था, उसके जवाब में इन्होंने इस बारे में बताया है ना। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी चाहिए, अभी जो वर्तमान में आपके कृषि मंत्री हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री, ये वर्तमान में भी चर्चा में बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं? क्योंकि आपके यहाँ पर अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, उसमें से मध्य प्रदेश जो आपका है, देश के हृदय में स्थित है, उसमें से एक सीट से इन्होंने भी इलेक्शन लड़ा था, इसलिए इनकी सीट काफ़ी चर्चा में रही है। हो सकता है आपसे वनडे एग्जाम में पूछ लें कि जो आपके कृषि मंत्री हैं, इन्होंने किस सीट को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, किस सीट से यहाँ पर ये जीती, इलेक्शन लड़े, है ना। तो एक बार सर्च कर लीजिएगा कौन सी सीट है, मैं नहीं बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, क्योंकि काफ़ी चर्चा में था, इसके बारे में आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो आपको बताना है किस सीट से इन्होंने अभी चुनाव में लड़े और उसमें विजय हासिल की। ठीक है, ये आपको आंसर बताना है। आगे आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष कैसे घोषित होता है। अब ये सारी चीज़ें तो हमने वेबसाइट से देख ली, जो गवर्नमेंट के द्वारा डाटा दिया गया उस पर देख ली। अब बात आती है कि अब जब आप अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित करते हैं तो इसको कैसे घोषित किया गया था, भारत की इसमें क्या भूमिका थी, इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव क्या था, भारत के द्वारा दिया गया था। ठीक ना, ये जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया, इसका जो प्रस्ताव था ये भारत के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। ठीक, अब देखिए, इसे प्रस्ताव को वर्ष 2018 में खाद्य और कृषि संगठन द्वारा अनुमोदित किया गया, यानी कि भारत ने जब प्रस्ताव को दिया तो 2018 में क्या हुआ, खाद्य और कृषि संगठन है जिसे हम FAO के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा इस प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जिस वर्ष आप इसको घोषित करवाना चाहते हैं उससे एक वर्ष पहले आप दे दीजिए, बल्कि आपको 4 से 5 साल की पूरी प्रोसेस होती है, उसके बाद किसी वर्ष को घोषित किया जाता है। अब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को क्या है, अनमोटे अनाज के तौर पर घोषित कर दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के तौर पर इसको जाना जाता है। अब इसको हम दोनों नाम से जा सकते हैं। दो नाम कौन कौन से हैं आपके? पहला नाम तो इसका है अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष, ठीक। दूसरा है इसका अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष, क्योंकि जो मोटे अनाज होते हैं हमारे, उनसे क्या है, उनसे हमें अधिक पोषक मिलता है। तो इस प्रकार से आप इन्हें दोनों नामों से जान सकते हैं। ठीक, इतना समझ में आया? इससे ज़्यादा आपको कुछ समझना ही नहीं है ना, इतना ही समझना है आपको, इससे ज़्यादा कुछ समझना भी नहीं है। इसे संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव द्वारा अपनाया गया और इसका नेतृत्व भारत ने किया था। 70 से अधिक देशों ने अपना समर्थन भारत को प्रदान किया, तब यहाँ पर जाके एक वर्ष को घोषित किया गया। अब आपको इससे टॉपिक से इतना ही समझना है, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा समझेंगे तो फिर वही हो जाएगा कि अकबर के फूफा का नाम क्या था, अकबर की बुआ का नाम क्या था, है ना, कितने भाई थे, कितने चाचा थे, ये सब चीज़ें आ जाती हैं फिर उसमें। तो आपको केवल उतना समझना है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर कुछ टॉपिक और देख लिए। अंतर्राष्ट्रीय मोटा वर्ष अनाज वर्ष घोषित करने के उद्देश्य क्या क्या हैं। जैसे अब आप प्री पास करेंगे, अब आपका उद्देश्य प्री पास तो करना है नहीं है केवल, आपका उद्देश्य मेंस भी देना है। अगर आपका प्री पास करना है केवल उद्देश्य, तो यहाँ तक रुक जाइए, है ना, यहाँ तक आपके प्री के जितने इफेक्ट होंगे सब कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप मेंस भी देना चाहते हैं तो क्या है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर क्या आगे आपको यहाँ पर और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। मेंस बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित करने के उद्देश्य क्या है, क्यों इसको उद्देश्य, क्या किन उद्देश्यों के तहत इसको घोषित किया गया। अब आप लोग तैयारी करते हैं, क्या आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की, तो आपके कुछ ना कुछ उद्देश्य तो होंगे, है ना, कुछ ना कुछ उद्देश्य तो आपके रहे होंगे
किसी का उद्देश्य होगा क्या, किसी का उद्देश्य होगा प्रेम विवाह करना, किसी का उद्देश्य होगा एक रेपुटेड जॉब लेना, और कोई कोई क्या बॉलीवुड की मूवी देख के यहाँ पर आ गए होंगे क्या, अब हम भी बदला लेंगे। तो इस प्रकार के अलग अलग उद्देश्य सभी के रहते हैं, है ना। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हम बात करते हैं मोटे अनाजों का क्या उद्देश्य था। तो पहले उद्देश्य की बात करते हैं तो खाद्य सुरक्षा और पोषक में मोटे अनाज यानी कि बाजरा और अन्य जो मोटे अनाज है जिनकी हम चर्चा करने वाले हैं, इन सभी को यहाँ पर क्या है शामिल किया जाए और इनका जो जागरूकता है इनके लिए पैदा की जाए। यानी कि जो अभी लोग हैं, हम लोग अधिकतर अपना जीवन निर्वाह करते हैं किसके ऊपर, चावल के ऊपर और गेहूं के ऊपर। साउथ इंडिया में देख लीजिए चावल और नॉर्थ इंडिया में देख लीजिए आप गेहूँ। जो अन्य चीज़ें होती हैं जो मोटे अनाजों से बनाई होती हैं, इसके अंदर जो मोटे अनाज जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसके अंदर हम 8 फसलों को लेते हैं। कौन सी 8 फसल आगे मैं बताने वाला हूँ, लेकिन अभी ये समझ लीजिए जो मोटे अनाज हैं आपके, इसमें महत्वपूर्ण क्या है, बाजरा है। तो आप देख लीजिए बाजरा का आप कितने दिन प्रयोग करते हैं, बहुत ही मुश्किल से मतलब साल भर में आप करेंगे कम से कम 20 बार कर लेंगे बस, है ना। इसी प्रकार से और भी अनाज है, इसकी हम बात चर्चा करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखो, तो इसीलिए क्या है, इसके योगदान को बढ़ाया जाए, इससे संबंधित अभियान चलाया जाए, इन सभी को यहाँ पर क्या है, इन सभी को यहाँ पर उद्देश्य के तौर पर रखा गया है। फिर अगला दूसरा उद्देश्य की बात करते हैं, पोषक अनाज के टिकाऊ उत्पादन, यानी कि इसकी जो उत्पादन हो रहा है फ्लेक्सिबल है, कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है, तो उसको टिकाऊ उत्पादन के तौर पर बदलना। गुणवत्ता में सुधार के लिए हितधारकों को प्रेरित करना, यानी कि जो इसके हितधारक हैं, जो इसका उत्पादन करते हैं, उनको जो गुणवत्ता है उसके सुधार में लाने के लिए उनको प्रोत्साहित करना। फिर तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, उपयुक्त 2 उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अनुसंधान और विकास एवं विस्तार सेवाओं में निवेश बढ़ाने पर ध्यान देना। अब देखो, सारी बातें हवा में होती नहीं है। जैसे आप लोग भी तैयारी की बात करते हैं, अभी तो आपके पास क्या है, रिजल्ट मित्र है ना। अभी तो आपके पास रिजल्ट मित्र यूट्यूब चैनल भी आ गया और अब ऐप भी आ गया। अभी तक जब तक रिजल्ट मित्र नहीं है तब तक क्या था, तब तक आपको जब यूपीएससी तैयारी करते थे तो क्या होता था आपके साथ में, तो सबसे पहले जब आप सोचते भी थे तैयारी करने की, तो सबसे पहले ख्याल आता था 2 लाख रुपए का, यानी कि सीधे सीधे 2 लाख रुपए और कम से कम 10,000 से 15,000 रुपया महीने के, है ना। यही तो ख्याल आता था दिल्ली में रह के, इससे कम में तो आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते, और 2 लाख रुपए से नीचे कोई आपको बैठने नहीं देगा। दर्शन तो दूर की बात है, क्लास में बैठने ही नहीं देगा जब तक आपके पास इतने पैसे नहीं होंगे। तो इन दोनों की पूर्ति के लिए क्या करते थे आप लोग, पहले संसाधन जुटाते थे कि नहीं, पिताजी से कहते थे पिताजी इतना इतना फंड चाहिए हमें, हम जाएंगे यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। तो जब तक आपके पास ये सुविधाएं नहीं होती थी आप नहीं कर सकते थे, तो फंड की आवश्यकता होती है। यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो आपने योजना तो बना ली, हम क्या करेंगे, हम बढ़ावा देंगे, हम इनका एडवर्टाइजमेंट करेंगे, हम लोगों को जागरूक करेंगे। भैया जागरूक करोगे किसी को तो पैसा तो चाहिए उसके लिए, बजट की आवश्यकता तो होगी। क्या हवा में करते रहोगे केवल, हर चीज़ टीवी पे आने से तो हो नहीं जाएगी, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, उन्हें उस चीज़ के बारे में समझाना पड़ेगा, तभी तो कुछ होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर क्या है, उसी यहाँ पर यहाँ बताया गया कि उत्पादन को टिकाऊ बनाना और गुणवत्ता में सुधार करना। अब भैया सुधार कैसे करोगे, हवा में करोगे क्या, नहीं करोगे ना। तो उसके लिए पूरी एक वर्क फोर्स चाहिए, उसके लिए पूरी एक अधिकारियों की टीम चाहिए, वैज्ञानिकों की टीम चाहिए, जो जगह जगह जाकर किसानों को समझा सकें। आप भारत में हैं, अमेरिका में नहीं कि एक अल्टीमेटम पास कर दिया आपने तो किसान उसको अपना लेंगे। भारत बड़ी टेढ़ी चीज़ की टेढ़ी खीर है, यहाँ पर आप नहीं अपना सकते। तो क्या होगा, यहाँ पर आपको विकास के कार्य करने पड़ेंगे, लोगों को जा के समझाना पड़ेगा, पकड़ के भैया समझ लो, इससे ये फायदे होंगे आपको, तब वो लोग पकड़ेंगे, उसी चीज़ समझेंगे। तो इस हिसाब से क्या है, इस हिसाब से आपको यहाँ पर बजट की भी आवश्यकता होगी। तो बजट या फिर निवेश करने के लिए जो धन है ये कहाँ से लेके आ जाए, इस चीज़ पर भी विचार करना। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब देखो, ये तो विचार करना कैसे करना है कि इन दोनों उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निवेश कहाँ से आए, निवेश को बढ़ावा कैसे दिया जाए, ये काम है सरकार का। और ये आपका काम था 2 लाख का और 10,000 15,000 रुपये का, वो आप चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि अब आप कहाँ हैं, रिजल्ट मित्र पर। तो इसकी भी चिंता आपको नहीं करनी, ठीक है, इसकी भी चिंता आपको नहीं करनी। अब आगे आते हैं परिचय। अब हम अगर परिचय की बात करते हैं तो ये क्या है, ये इसमें देखिए, मोटे अनाज जो हैं जो पोषक अनाज के तौर पर भी इनको जाना जाता है, और पोषक अनाज किसी एक फसल को नहीं दर्शाता। अब जब मैं बार बार बोला हूँ मोटे अनाज या फिर पोषक अनाज, ये किसी एक फसल को नहीं दर्शाता। इसके अंदर 8 फसलें आपको देखने को मिलती हैं, जिसे हम आगे देखने वाले हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, बल्कि ये क्या सामूहिक शब्द है, ये एक सामूहिक शब्द है जिसमें छोटी छोटी फसलों को संदर्भित किया गया है। इनकी खेती खाद्य फसल के रूप में समशीतोष्ण, उपोष्ण और
क्या उष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आपको देखने को मिलती है ना। इन क्षेत्रों में आपको ये देखने को मिलती है, मतलब लगभग सभी क्षेत्रों में। कौन कौन से आपके समशीतोष्ण, उपोष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय, इन सभी क्षेत्रों में आपको ये देखने को मिल जाती है। अब एक बात बताइए भैया, आपने जब ज्योग्राफी पढ़ी होगी, आपके माननीय सुनील सर ने आपको ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ाई है, बढ़िया एक एक चीज बताइए है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये तो आप जानते होंगे समशीतोष्ण कहाँ पर है, उपोष्णकटिबंधीय कहाँ पर और उष्णकटिबंधीय कहाँ पर, इतना तो आपको जानकारी होगी। अगर जानकारी है तो यार हमको भी बता दो थोड़ा सा, है ना, हमें तो पता ही नहीं है, हमको भी बता दो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के किस समशीतोष्ण किस किस के बीच में होता है ना, बता दो जल्दी से। अब आगे आओ, जब आप आगे आओगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कुछ ऐसे तथ्य जिनके बारे में जानना जरूरी है। भारत में उपलब्ध कुछ सामान्य फसलों में बाजरा, रागी, जिसे हम फिंगर मिलेट के नाम पर जानते हैं। देखो भारत में कुछ उपलब्ध ऐसी फसलें हैं जिनको हम मिलेट्स में शामिल करते हैं। देखो बाजरा हुआ आपका, ज्वार हुआ, समा, ये समा क्या है, छोटा बाजरा को हम समा बोलते हैं, ठीक। फिर अगला बाजरा मोती बाजरा हुआ, फिर बरिगा, प्रोसो मिलेट शामिल है, ठीक है। इसमें कुछ फसलें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। मोटे अनाज के अंतर्गत अब हमने टोटल क्या है 8 फसलों को शामिल किया। क्या किया हमने, 8 फसलों को शामिल किया। कौन कौन सी 8 फसलें हैं तो देख लीजिए, 8 फसलों के नाम बता रहा हूँ आपको मैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर बाजरा, जिसकी सबसे पहले ज्वार है जिसकी हम बात कर चुके हैं, है ना। क्या है, सबसे पहले ज्वार है। फिर यहाँ पर क्या है, बाजरा, रागी, सांबा, कंगनी, चीना, ठीक, कोदो, कुटकी और कुट्टू, इन सबको मिलाकर क्या है, इन सबको हमने मिलाकर मोटे अनाजों का नाम दिया। यानी कि मोटे अनाजों के अंतर्गत हमारे पास कुल 8 फसलें शामिल की जाती हैं, ठीक। अब देखो भारत दुनिया में बाजरा का क्या है, सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत उत्पादन की दृष्टि से दुनिया में सबसे बड़ा मोटे अनाज के तौर पर बाजरा का उत्पादन करता है। समझे कि नहीं समझे, आगे आओ। यह वैश्विक उत्पादन का 20% और एशिया के उत्पादन का 80% है। यानी कि जो वैश्विक पूरी दुनिया का अगर हम देखते हैं तो ये 20% उत्पादन करता है भारत, और एशिया की बात करते हैं तो 80% आपको उत्पादन करते हुए दिखाई देगा। इस प्रकार से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भारत की स्थिति बाजरा उत्पादन में एक अच्छी खासी है ना। इस बार के बजट जो हमारा बजट पर पेश हुआ उसमें हमने मोटे अनाज को क्या किया, मोटे अनाज को हमने अन्न श्री के नाम से इसको घोषित किया। ये सारी चीज़ें तो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। पुराने वक्त में भारतीय लोग क्या थे, भोजन में मोटे अनाज को प्रयोग करते थे, इसलिए हम इन्हें सुपर फूड के नाम से भी जानते हैं। पुराने ज़माने की अगर बात करते हैं तो लोग मजबूत क्यों होते थे, लोग केवल और केवल चावल और आप कहते हैं गेहूं के ऊपर निर्भर नहीं थे, बल्कि मोटे अनाजों को भी अपने भोजन में शामिल करते थे, है ना। मोटे अनाजों को भी क्या भोजन में शामिल करते थे। अब आप लोग इतनी क्लासें लगे दिलवा के लिए बोलते हो ना, सुबह करंट अफेयर की, उसके बाद स्टोरी भी सुननी है आपको, है ना, फिर रील्स भी देखनी है, फिर क्या करना है, हिस्ट्री भी पढ़नी है, और हिस्ट्री की भी 2 क्लास तो लगता है जल्द ही मुझे भी मोटे अनाजों के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा। क्यों, जिससे थोड़ी और ताकत आ सके और आपकी क्लासें ले सके, है ना, ये तो करना पड़ेगा। अब देखो पुराने ज़माने में क्या था, लोग इसलिए इतने ज़्यादा मजबूत होते थे, उसमें देखो क्या होता था, सुपर फूड के तौर पर ये लोग मोटे अनाजों को अपने भोजन में शामिल करते थे, ठीक। अब यहाँ पर अब जब हम इतनी बात कर रहे हैं थोड़ा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की भी बात कर लेते हैं कि मोटे अनाजों के तो उत्पादन में दुनिया की क्या स्थिति है, तो उत्पादन की क्या दृष्टि है ये भी हम देख लेते हैं। तो बाजरा में तो भारत पहले पे है, वैश्विक का कितना 20% और एशिया का 80% बाजरा उत्पादन भारत करता है। अब हम आगे देखते हैं कौन से देश मोटे अनाज के सबसे बड़े निर्यातक हैं, मतलब किन देशों के द्वारा सबसे अधिक एक्सपोर्ट यहाँ पर मोटे अनाजों का किया जाता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं मोटे अन्न का वैश्विक निर्यात अगर हम 2019 के डाटा के अनुसार देखें तो 380 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर कितना हुआ, 402.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। अब देखो इसमें आपको ना फैक्ट्स को देखना, थोड़ा फैक्ट्स आपको चाहिए होते हैं। यूपीएससी कभी कभी फैक्ट भी पूछ लेता है, वहाँ पर भी अब कई तरह प्राणी बैठे हैं, इनको भी थोड़ा फैक्ट में क्या है जानकारी होनी चाहिए, तो यहाँ पर क्या है थोड़े फैक्ट देख लेते हैं। अब ये जो डाटा है आपका 3 साल पुराना डाटा है, क्योंकि कृषि से संबंधित जो डाटा आते हैं फाइनल जो फ्रेशिंग होकर आती है ये आपको लेट देखने को मिलते हैं, ठीक। तो देखो 2019 में क्या हुआ, हमने 380 मिलियन अमेरिकी डॉलर के यहाँ पर निर्यात किए थे, ठीक। वहीं हमने 2020 में आते आते 402.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर के यहाँ पर मोटे अनाजों के निर्यात किए या फिर अनाजों का निर्यात करिए, ठीक है, ये चीज़ आपने देख ली।
अब हमारा इनके प्रमुख निर्यातक देशों की बात करें तो कौन कौन होंगे इसमें आपको अमेरिका देखने को मिलेगा, रूस, यूक्रेन, भारत, चीन, है ना, नीदरलैंड, फ्रांस, पोलैंड और अर्जेंटीना, ये देश आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। क्या है, ये देश आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। अब देखो इन देशों का कुल निर्यात 2020 में कितना था, 221.68 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। यानी कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम 2019 की बात करते हैं या फिर 2020 की बात करते हैं तो उसमें हमने कुल उत्पादन कितना, कुल हमने निर्यात कितना किया था अनाज का, ये हमने किया था 402 मिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी कि मोटे अनाज के 2020 में हमने 407 मिलियन डॉलर अमेरिकी कीमत के मोटे अनाजों को एक्सपोर्ट किया था। मुख्यतः इनमें एक्सपोर्ट करने वाले ये देश थे आपके अमेरिका, रूस, यूक्रेन, भारत, चीन, नीदरलैंड, फ्रांस, पोलैंड और अर्जेंटीना। अब ये जो आप देश देख रहे हैं इन्हीं देशों के द्वारा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 देश हैं आपके पास। इन 9 देशों ने मिलकर कुल 402 मिलियन में से 221.68 मिलियन का खुद इन्होंने क्या किया, निर्यात किया, है ना। अब देखो 2020 में मोटे अन्न का वैश्विक निर्यात आप देखेंगे 462.244 मिलियन अमेरिकी डॉलर आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये क्या है, ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पर जानकारी प्राप्त होती है। अब मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि मोटे अनाज या फिर हम ऐसे मोटे अनाज भी बोल सकते हैं, पोषक अनाज भी बोल सकते हैं, उसके अलावा हम क्या कह सकते हैं, अन्न श्री भी बोल सकते हैं, श्री अन्न भी बोल सकते हैं, है ना। तो आपको अब इस टॉपिक से रिलेटेड मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन बचा होगा कि कैसे इसको निर्धारित किया गया, कब किया गया, किसने प्रस्ताव रखा था, किस संस्था के द्वारा किया गया और भारत ने किस संस्था को इसके लिए कार्य पर लगाया। ये सारी चीज़ें क्लियर है? अगर क्लियर है तो आप लोग बिल्कुल सही है। अब आगे आइए, अब हम आते हैं अपनी अगली न्यूज़ पर। अगली न्यूज़ हमारी है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की। किसकी न्यूज़ है ये न्यूज़ है आपकी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की। अब देखो इसमें क्या रिपोर्ट है, इसमें एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, इसको हम जानते हैं इंडिया एजिंग रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट? इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023। काफ़ी महत्वपूर्ण है भैया। अभी हम लोग क्या चिल्लाते थे, चाइना बूढ़ा हो रहा है, चाइना बूढ़ा हो रहा है, जनसंख्या ज़्यादा थी ना चाइना की, सबसे ज़्यादा, तो हम लोग क्या चिल्लाते थे, चाइना बूढ़ा हो रहा है। अब चिंता इंडिया पे आ गई है, क्यों? क्योंकि इंडिया भी बूढ़ा होना प्रारंभ हो गया है। 2050 के बाद या फिर 50 तक या फिर उसके बाद ऐसी स्थिति होगी कि हमारे यहाँ पर जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनसे अधिक संख्या, क्या बच्चे पैदा हो रहे हैं मतलब 0 से 5 वर्ष के जो बच्चे होंगे हमारे यहाँ पर, इनका जो रेशो होगा उसके रेशो के अनुपात में हमारे यहाँ पर जो बुजुर्ग लोग होंगे उनकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी, है ना। तो क्या है, तो लोग यहाँ पर बूढ़े होते दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक, इसी सब चीज़ों को यहाँ पर क्या ध्यान देना है, इसी सब चीज़ों को यहाँ पर पढ़ना है। अब ये मत सोचना कि आप लोग बूढ़े नहीं होंगे, सभी बूढ़े होंगे। ठीक, तो इंडिया एजिंग मतलब उम्र का ढलना या फिर उससे संबंधित कोई बात। ये रिपोर्ट 2023 की है, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। इसका भी सोर्स हमने PIB से लिया है। ठीक है, कहाँ से लिया? PIB से लिया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023। अब ये बात आती है कि इस रिपोर्ट को बनाया क्या, भारत सरकार ने बनाया? बिल्कुल नहीं बनाया। नीति आयोग ने बनाया? बिल्कुल नहीं बनाया। तो किसने बनाया? इसको बनाने वाली 2 संस्थाएं हैं। कौन कौन सी? एक तो संस्था है आपकी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, ठीक, UNFPA के नाम से हम इसको जानते हैं। क्या है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, ठीक है। और दूसरी जो संस्था है ये कौन सी आपकी? अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, ठीक है, दूसरी संस्था आपकी ये है। इन दोनों ने मिलकर क्या है, इन दोनों ने मिलकर इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 को प्रस्तुत किया है। अब इसको अगर हम हिंदी में बोलते हैं, ये तो हमने बोल दिया भैया अंग्रेजी वाला शब्द, क्या बोला? अंग्रेजी वाला शब्द। अब आते हैं हिंदी वाला शब्द, भारत वृद्धावस्था रिपोर्ट 2023। ये आपका बुजुर्ग वाला, वो हिंदी वाला शब्द है। आप ये समझ गए होंगे, हाँ ये अब समझ में आ रहा है क्या है, वृद्धावस्था की बात की जा रही है इसके अंतर्गत। ठीक है, अब देखो इस रिपोर्ट को तैयार क्यों किया गया। कोई भी रिपोर्ट तैयार क्यों की जाती है? जैसे हम जनसंख्या गिनती है अपनी 10 वर्ष बाद में, 2011 में लास्ट जनसंख्या हुई थी, 2021 में अभी का जो डाटा है ये नहीं आ पाया है ना। क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि 2021 में तो कोविड दादा थे, सबके ऊपर प्रकोप फैला रहे थे या नहीं फैला रहे थे। चाइना वालों को हम हंसते हैं देख देख के क्या, कि तुम सबकी शक्ल एक जैसी होती है, तो चाइना ने पूरी दुनिया की शक्ल एक जैसी कर दी थी, सभी मास्क लगाए घूम रहे थे। तो इसमें क्या है, इसमें आप देखिए हर 10 वर्ष बाद हमारे देश में जनसंख्या के कार्य किए जाते हैं, है ना। 2021 की बात करते हैं तो हमारी जनसंख्या थी 1 अरब 21 करोड़। वहीं अगर हम बात करते हैं 2021 में, अभी गवर्नमेंट का डाटा तो आया नहीं है, यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस का डाटा आया हुआ है। उसके अनुसार कहा गया है भारत की जनसंख्या जो है
141 करोड़ हो गई है। कितनी? 141 करोड़ हो गई है। समझ रहे हैं? मतलब चाइना को हमने पीछे छोड़ दिया है। ठीक, चाइना को हमने पीछे छोड़ दिया है। जब हम फ्रांस के बारे में पढ़ रहे थे तो फ्रांस में एक टॉपिक आया था कि फ्रांस में 50 वर्ष में जनसंख्या अधिक बढ़ गई थी। तो जब मैंने देखा वहाँ पर डाटा था कितना, 50 लाख का, केवल 50 लाख जनसंख्या बढ़ी थी फ्रांस में 50 साल में। ठीक, तब इनको इतनी चिंता हो गई कि इतनी जनसंख्या बढ़ गई। हमने क्या किया, स्वतंत्रता के बाद 75 वर्ष में कितनी, 1 अरब जोड़ दी। कितनी जोड़ दी? 1 अरब। देख रहे हैं आप, कहाँ फ्रांस 50 लाख पर हो रहा है, कहाँ हमने 1 अरब तक जोड़ के रख दी। ठीक, तो ये है क्या, भारत की ताकत। ठीक है, अब आगे आते हैं। आगे आएंगे तो अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब ये जो रिपोर्ट तैयार की गई है, मैंने आपसे बताया कि जो जनसंख्या की भी आपकी रिपोर्ट तैयार होती है, क्यों होती है? जिससे जो व्यक्ति हैं, किस समूह में कितने व्यक्ति हैं, ये पता चल सके, कौन कार्यरत हैं, कौन बिना रोजगार के हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हमें जानकारी मिल सके, उसी से हिसाब से सरकार यहाँ पर उनके कल्याण के लिए योजनाएं बना सके। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्यों तैयार की गई ये रिपोर्ट? तो भारत में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए, बुजुर्ग लोगों के लिए हम कार्य कर सकें, उन्हें से संबंधित यहाँ पर हम अलग अलग प्रोग्राम चला सकें, जिससे उनका जीवन भी खुशहाल हो। इन सब चीज़ों के लिए हमने इस रिपोर्ट को जारी किया। अब बात आती है भारत में बुजुर्गों के लिए हम कौन कौन सी स्कीम को, कौन कौन सी योजनाओं को कार्यरत करते हैं। तो देखो, भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अभिभावक और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 जैसे कानूनों और राष्ट्रीय वयोवृद्ध व्यक्ति नीति 1999 जैसी नीतियों, और साथ में अटल वयो अभ्युदय योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय बुजुर्ग पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना सहित अन्य कार्यक्रमों और योजनाओं के जरिए बुजुर्गों की देखभाल संबंधित चुनौतियों और अवसरों पर काम कर रही है। तो इतनी चीज़ों पर काम कर रही है। भैया हल्के मतलब सरकार बहुत काम करती है। क्या करती है? सरकार बहुत काम करती है। अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर हम बात करते हैं जब गैर सरकारी स्वयं सेवी संगठनों की भूमिका। अब जब सरकार, तो देखो सरकारी चीज़ नहीं कर सकती, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हर चीज़ के लिए सरकार को दोष देना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक, बिजली का अगर नाली का पानी नहीं निकल रहा तो सरकार दोषी है ना। आपके पेड़ पौधे नहीं लग रहे तो सरकार दोषी है। भैया कुछ काम आप भी करोगे कि नहीं करोगे? ये देश आपका भी है, सरकार का थोड़ी ना गिला है। आपकी वैल्यू केवल इतनी नहीं है कि आपने 5 वर्ष में एक वोट दे दिया और घर पे आप हाथ में हाथ रख के बैठ गए और न्यूज़पेपर पढ़ते हुए क्या करेंगे, चाय पीते हुए सरकार को गालियाँ देते रहे। इतना काम नहीं है हमारा भी कई सारे काम होते हैं। जैसे अगर आपके घर के आगे कोई नाली है बंद, तो भैया आप किसी को बुला के साफ करवा दो उसे, कितना टाइम लगेगा? पीएम जब सड़कों पे झाड़ू लगा सकते हैं तो क्या आप अपनी एक छोटी सी नाली साफ नहीं कर सकते अपने घर की? बताइए। ठीक, उसी प्रकार के आप पौधे नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गैर सरकारी और जो स्वयं सेवी संगठन होते हैं इनकी क्या भूमिका है उसके बारे में बात करते हैं। भारत सरकार अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों के जरिए गैर सरकारी संगठनों को और स्वयं सेवी संगठनों को क्या करती है, यहाँ पर क्षेत्रीय संसाधन प्रशिक्षण केंद्रों और राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थानों के साथ उनके क्षमता निर्माण सहित इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए मिलकर काम करती है। यानी कि सरकार हर चीज़ तो नहीं कर सकती, मैंने भी आपको बताया। तो इसके लिए सरकार ने कुछ गैर सरकारी संगठनों को चुना और कुछ स्वयंसेवी संगठनों को चुना जो ईमानदारी से कार्य करते हैं। इनके साथ मिलकर वृद्धों को कैसे यहाँ पर और सुविधाएं प्रदान की जा सकें, इससे संबंधित चर्चा की जाती है, योजनाएं चलाई जाती हैं, है ना। किस प्रकार से उनको यहाँ पर जीवन में कोई असुविधा ना हो, किस प्रकार से उनको यहाँ पर भत्ते दिए जाए, कौन कौन सी योजनाएं से उनको लाभ दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अभी आप देखेंगे सरकार के द्वारा एक नई चीज़ चलाई गई थी जिसमें बुजुर्ग व्यक्तियों को क्या तीर्थ यात्रा करवाई जाती थी। 1 नंबर व्यवस्था थी भैया, 1 नंबर व्यवस्था। सरकारी अधिकारी साथ में रहते थे, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं, खाना पीना नाश्ता सब कुछ मिलता था, सरकार के द्वारा लेके आया गया था। ठीक, अब यहाँ पर आओ, अब देखो, अब यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें देख ली आपने। जनसांख्यिकी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कुछ फैक्ट हैं, कुछ तथ्य हैं, इनकी बात करते हैं। भारत 2050 तक क्या होगा, 20% से अधिक आबादी वाला देश हो जाएगा। मतलब 20% हमारी जो आबादी होगी इससे अधिक वो क्या बुजुर्ग हो जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, दशकीय वृद्धि दर जो है 41% के साथ भारत बुजुर्ग आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। यानी दशकीय जो वृद्धि दर है ये 41% है, इसके साथ जो हमारे यहाँ पर बुजुर्ग आबादी है ये अत्यधिक तेज आपको बढ़ते हुए दिखाई देगी।
वर्ष 2040 तक भारत में बुजुर्गों की आबादी बच्चों की यानी कि 0 से लेकर 15, वहाँ पर मैंने 5 लिया था, सॉरी 15 तक हम लेते हैं, ठीक है। 0 से 15 तक क्या है, आबादी से अधिक हो जाएगी, है ना। क्या होगा, 0 से 15 तक आबादी अधिक हो जाएगी। वर्ष 2022 और वर्ष 2050 के बीच 80 प्लस बुजुर्ग वाले आयु व्यक्तियों की संख्या 279% बढ़ने की उम्मीद है। यानी कि अगर हम बात करते हैं 2022 से लेकर 2050 तक, तो यहाँ पर जो 80 प्लस के लोग हैं यानी कि जिनकी आयु 80 या उससे अधिक हो गई है, इनकी जनसंख्या में वृद्धि की बात करते हैं, इनके नंबर में वृद्धि की बात करते हैं, तो 279% की इसमें वृद्धि होने की उम्मीद है। इतने लोग आपके यहाँ पर वृद्ध हो जाएंगे, देख लो भैया, ठीक है। इसलिए कहते हैं जल्दी जल्दी रोजगार पालो, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की बात की हमने, किसकी बात की, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। ये नाम कहाँ देखा था, ये नाम हमने पहली स्लाइड में देखा था, मुझे पता है आप लोगों को तो याद रहा नहीं होगा, है ना। इतना आप लोगों को याद रहता तो अच्छे बच्चे होते आप लोग। तो यहाँ पर क्या है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के बारे में बात करते हैं कि ये संस्था किस प्रकार की संस्था है। तो देखो, इस संस्था की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। कहाँ हुई थी, 1967 में हुई थी। हिंदी में क्या होता है देख लेना आप, ठीक है। ट्रस्ट फंड के रूप में इसकी स्थापना की गई थी और 1969 यानी कि स्थापना के 2 वर्ष बाद इसने अपना कार्य संचालन क्या है प्रारंभ कर दिया, इसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। वर्ष 1987 से इसे आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का नाम दिया गया। यानी कि 1987 पर आते आते इसको आधिकारिक तौर पर हम संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के तौर पर जानने लगे, इसी नाम से हम वर्तमान में जानते हैं। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर देख क्या है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यह एक संयुक्त राष्ट्र महासभा का सहायक अंग है। क्या है, सहायक अंग है। उसके बाद देखिए किस रूप में कार्य करता है, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी के रूप में ये कार्य करता है, ठीक है। किस रूप में, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी के रूप में। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की बात करते हैं तो इसके अधिदेश निर्धारित करता है। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के उद्देश्य क्या है, इसके उद्देश्य, हर चीज के कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं। तो इसके उद्देश्य क्या है, जैसे कि रिजल्ट मित्र का उद्देश्य क्या है, आप लोगों को अफोर्डेबल तैयारी करवाना। अभी तो हम बिल्कुल फ्री हैं, बिल्कुल फ्री रहेंगे, और सस्ती से सस्ती आपको एजुकेशन देना, ठीक। प्रत्यक्ष रूप से सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत स्वास्थ्य SDG 3, शिक्षा SDG 4, आपको पता है SDG गोल्स हैं आपके। अभी हम क्या है SDG गोल्स के बारे में चर्चा करेंगे, अभी नहीं, अपने किसी और लेक्चर में, है ना। करंट अफेयर को कंटिन्यू लेकर चलना है तो किसी और लेक्चर में हम SDG के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो अभी आपको यहाँ समझना है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष जो है इसके उद्देश्य क्या है, प्रत्यक्ष रूप से सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत स्वास्थ्य SDG 3, शिक्षा SDG 4 और लैंगिक समानता SDG 5 संबंधी मुद्दों का निपटान करना, ठीक है। क्या, इनका निपटान करना। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक। अब यहाँ तक हमने अपना ये वाला टॉपिक भी देख लिया, है ना। कौन सा टॉपिक, ये जो आपका बढ़ती हुई वृद्धों की जनसंख्या थी उसके बारे में। ये तो हम आगे आ गए, इंडिया एजिंग रिपोर्ट को देख लिया। अब हम अगला देखेंगे अपना आज का लास्ट रिपोर्ट। 1 मिनट, अब इसे हम क्या है, इसे हम आगे देखने वाले हैं। इसको हम अभी क्या करेंगे, इसे हम अभी आगे बताने वाले हैं, है ना। आगे हम इसको बताने वाले हैं, ठीक। अब देखो, अगली जो हमारी रिपोर्ट है ये कौन सी है, अगले रिपोर्ट की बात करते हैं तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा GI टैग की बात की गई है। किस टैग की, GI टैग, GI टैग की हमने बात की। अब बात आती है GI टैग होता क्या है, GI टैग बोलते किसे हैं और क्यों हम इस टॉपिक की बात कर रहे हैं। तो भैया ये देखो, ये कटिंग किसकी है, ये कटिंग है दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण की, ठीक है। ये इस न्यूज़पेपर की ये कटिंग है। अब हम जब इस न्यूज़पेपर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिलेगा, जब हम इस न्यूज़पेपर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड। उत्तराखंड तो जानते ही होंगे आप कहाँ है, उत्तराखंड एक राज्य है, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, याद है कहाँ पर, ऊपर की तरफ, ठीक। मैपिंग मैंने बताया था, मैपिंग याद होनी चाहिए आपको, मैपिंग आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। मैपिंग अगर आपको पता नहीं है तो समझ लीजिए आपकी ज्योग्राफी क्या है, आपकी ज्योग्राफी अच्छी नहीं हो सकती, है ना। हिस्ट्री भी आप नहीं समझ सकते। तो इसमें क्या है, इसमें देखो यहाँ पर आप देखेंगे उत्तराखंड को
एक दिन में क्या किया गया, एक दिन में 18 उत्पादों को जीआई टैग के अंतर्गत शामिल किया गया, यानी कि हमने उत्तराखंड के 18 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया। ठीक, इसलिए क्या है, न्यूज़ में बना हुआ है। ठीक है, इसलिए चीज़ न्यूज़ में है, आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं जीआई टैग होता क्या है ना, जीआई टैग बोलते किसे हैं और किस प्रकार के यहाँ पर उत्पादों को शामिल किया गया है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक, आगे आओ। अब देखो हेडिंग क्या थी, एक दिन में उत्तराखंड के सर्वाधिक 18 उत्पादों को मिला जीआई टैग। अब इस प्रकार का जीआई टैग प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र राज्य और प्रथम राज्य, ये प्रथम राज्य हो गया है आपका उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में इस कार्य को करने वाला एकमात्र राज्य हो गया, यानी कि अभी तक किसी भी राज्य को एक दिन में इतने अधिक उत्पादों पर जीआई टैग प्रदान नहीं किया गया है। ठीक, तो कितने किए गए, 18 उत्पादों पर। अब ये कौन कौन से उत्पाद हैं, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, इस पर भी हम चर्चा करने वाले। चलो हम बता ही देते हैं आपको कि किन किन क्षेत्रों पर इन्हें उत्पादन को दिया गया। देखो सबसे पहले उत्तराखंड चौलाई। अब ये मत पूछना होता क्या है, ठीक है, आधे से ज़्यादा नाम के बारे में मुझे भी जानकारी नहीं है। ठीक, तो कभी मैं फुर्सत में आपको इनकी इमेज भी दिखा दूंगा, बता भी दूंगा। ठीक है, अभी केवल इनके नाम रट लो आप। ठीक, तो क्या है, उत्तराखंड चौलाई, झंगोरा, मंडुआ, लाल चावल, अल्मोड़ा, लखौरी मिर्च, बेरी नाग चाय, बुरांस शरबत, रामनगर नैनीताल लीची, रामगढ़ आलू और माल्टा पहाड़ी, तोर घेत, काला भट्ट, बिच्छू बूटी फैब्रिक, नैनीताल मोमबत्ती, कुआऊंगी, रंगवाली पिछोड़ा, चमोली रमणलाल मास्क और लिखाई बुड कार्निंग। इन सबको क्या है, इन सबको 18, ये टोटल 18 उत्पाद हैं, इनको क्या किया, इनको जीआई टैग प्रदान किया गया। ये आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, करंट अफेयर्स के सेशन में, सेक्शन जो है हमारा, उसमें वेबसाइट नहीं सॉरी ऐप के ऊपर है ना, ऐप के ऊपर ये पूरी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आराम से बैठ के इनके नाम रटते रहना, गूगल सर्च करते रहना। ठीक, तो अभी हम आते हैं यहाँ पर अपने टॉपिक पर। तो देखिए यह उपलब्धि हासिल करने वाला उत्तराखंड क्या है, देश का एकमात्र और पहला राज्य है जिसने एक दिन में इतने उत्पादों को ग्रहण किया, इतने उत्पादों को यहाँ पर लेके चला। उत्तराखंड में कुल 27 उत्पाद अब ऐसे हो गए हैं जिनको क्या है, जीआई टैग मिल चुका है, यानी कि अब उत्तराखंड में 27 उत्पाद ऐसे हैं जिनको हमने जीआई टैग दिया है। चिंता मत करना, जीआई टैग क्या होता है हम आपको अभी बताने वाले हैं। अब बात आती है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो ये पुष्कर सिंह धामी जी हैं। कौन है, पुष्कर सिंह धामी जी। वहीं अगर हम गवर्नर की बात करते हैं तो गवर्नर में गुरमीत सिंह यहाँ पर गवर्नर देखने को मिलते हैं आपको उत्तराखंड के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन साथ में लेकर चलनी है। अब देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन 18 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया। ठीक है, अब आओ आगे, अब क्या है, अब आगे आओ। ठीक, जीआई टैग का तो फुल फॉर्म क्या है, भौगोलिक संकेतक या फिर जोग्राफिकल इंडिकेशन। अब आपसे कहें अगर हम कि आप किसी ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जहां पर आपका क्या है, कुछ विशेष उत्पाद यहां पर आपको देखने को मिलता है ना। कई प्रकार के विशेष उत्पाद होते हैं जो हमारे अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। इतनी बड़ी दुनिया है, इतना बड़ा देश है, इस देश के अंतर्गत हमें भांति भांति के प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। अब उनकी कुछ ना कुछ विशिष्ट पहचान होनी चाहिए जिससे उसको प्रोत्साहित किया जा सके, उसको और भी आगे हम लेके आ सकें। तो क्या करते हैं हम, तो हम लोग उन्हें जीआई इंडिकेशन दे देते हैं, यानी कि इस क्षेत्र विशेष की यह संस्कृति है। जैसे कि मधुबनी पेंटिंग हुआ है ना, दाल बाटी चूरमा मान लीजिए आप, या फिर आप मान लीजिए रसगुल्ला मान लीजिए, है ना। उसके बाद आप देख लीजिए कड़कनाथ मुर्गा मान लीजिए, और कोल्हापुरी चप्पल मान लीजिए, अलीगढ़ के जो भी कुछ फेमस है, कई चीज़ें देख लीजिए आप। ये क्या है, आपको देखने को मिलेगा कई सारी चीज़ें जो जोग्राफिकल इंडिकेशन के तहत हम इनको नामांकित करते हैं। ठीक, अब ये तो हो गया आपके, ये तो हो गया आपके 18 उत्पाद जिन्हें अभी जीआई टैग दिया गया है। यहाँ पर आगे हमने आगे के 9 अन्य उत्पादों को रखा है जिन्हें हम पहले ही जीआई टैग दे चुके थे। तो 18 9 कितने हुए आपके, 18 9 27 हो जाएंगे, है ना। कई महानुभाव ऐसे होंगे उनके मैथ में 28 भी हो गए होंगे, किसी के 26 ही रह गए होंगे। बिल्कुल आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, आप लोग बहुत प्रतिभा वाले व्यक्ति, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अब हम बात करते हैं, ये तो आ गया आपके 27 जीआई टैग। अब हम बात करते हैं भौगोलिक संकेतक के बारे में। तो जीआई टैग इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिए किया जाता है जो किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित होते हैं, किसी की पहचान किसी विशिष्ट क्षेत्र के अंतर्गत होती है। ठीक, अब जैसे कि आप मान लीजिए इतना बड़ा भारत, और भारत के अंतर्गत कोई एक क्षेत्र है,
मान लीजिए आप उड़ीसा है, उड़ीसा में रसगुल्ला खाया जाता है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में भी खाया जाता है, लेकिन खाते सब भी, आप भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, लेकिन एक क्षेत्र विशेष का उदाहरण ले लीजिए, वहाँ पर रसगुल्ला खाया जाता है। अब उस रसगुल्ले को हमें पूरी वर्ल्ड वाइड लेवल पर पहचान देनी है उसकी, तो क्या करते हैं, हम उसको जीआई टैग घोषित कर देते हैं कि इस क्षेत्र का ये प्रोडक्ट फेमस है। ठीक, तो क्या है, इस समझ में आया आपको? अब आगे आओ। ठीक है, जीआई टैग प्राप्त उत्पाद की विशेषता एवं पहचान भी इसी मूल क्षेत्र की वजह से होती है। अब जब कोई प्रोडक्ट है, उसकी जो पहचान है, उसकी पहचान उस जगह से होती है जहाँ पर उसको उपजाया गया है, फिर जहाँ पर उसको प्रसिद्ध किया गया है। ठीक, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। जीआई टैग किसी वस्तु को प्राप्त होता है उसकी गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है। यानी कि अगर किसी वस्तु को जीआई टैग मिल गया है तो हम कह सकते हैं इसकी गुणवत्ता और इसकी जो विशिष्टता है ये सबसे अलग है। अब जैसे मध्य प्रदेश में आप फेमस देखेंगे, आप झाबुआ साइड मिलेगा आपको कड़कनाथ मुर्गा। तो मुर्गे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन कड़कनाथ मुर्गा आपको जीआई टैग के अंतर्गत देखने को मिलेगा। चप्पल भी कई प्रकार की होती है, रबर की चप्पल होती है ना, कई प्रकार की देखते हैं। कई बार आप लोगों ने अपने पिताजी के द्वारा उनसे मार भी खाई होगी, तो स्वाद भी पता होगा आप लोग उसका अच्छे से। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं उसकी हमें गुणवत्ता और पहचान, जैसे फिर आप देखें कोल्हापुर की चप्पल तो काफ़ी फेमस है, तो इस प्रकार से हमें उत्पादों के बारे में पता चलता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर कुछ उदाहरण के तौर पर लेते हैं, जैसे कि किस तरह से हमें चीज़ों की पता चलती है। देखो जयपुर का क्या है, ब्लू पोट्री जयपुर की फेमस है कि नहीं? तो अब जब भी आप पोट्री के चक्कर में जाएंगे तो पता होगा ब्लू पोट्री जयपुर की फेमस है, तो वहीं से लेंगे भैया, अब सबसे अच्छी होती है। चाय, अब कई लोग चाय के शौकीन होते हैं। ठीक, आप लोगों में से कौन कौन चाय का शौकीन, जल्दी से बताइए। आप लोगों में से चाय का शौकीन कौन कौन व्यक्ति है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको चाय के शौकीन देखने को मिल जाएंगे। फिर इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर बनारसी साड़ी है ना, वो फिर आप देखिए यहाँ पर तिरुपति के लड्डू, कई लोगों के मुंह में पानी भी आ गया होगा लड्डू का नाम सुन के, है ना। और कई लड़कियों ने डिसाइड कर लिया हुआ शादी में अब क्या बनारसी साड़ी ही पहननी है, क्योंकि जीआई टैग है। इस प्रकार से आप देखते हैं यहाँ पर आपको ये चीज़ देखने को मिलती है, कुछ विशिष्ट चीज़ें हमें यहाँ पता चलती हैं। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीआई का विनियमन विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO के ऊपर। अब इनका नियमन किन के द्वारा होता है, इन जो अब जीआई टैग दिए गए इनका विनियमन किन संस्थाओं के द्वारा होता है, इसके बात करते हैं। एक तो आपका अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, एक आपकी राष्ट्रीय संस्था है। अगर अंतर्राष्ट्रीय संस्था पर हम देखते हैं तो इसका विनियमन करता है विश्व व्यापार संगठन, कौन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। वहीं अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, कौन सा, भारत के अंतर्गत यह कार्य किया जाता है वस्तु एवं भौगोलिक सूचक अधिनियम 1999 के द्वारा। ठीक है, इसके लिए हमने एक पूरा अधिनियम पास किया। कौन सा अधिनियम था, यह था आपका वस्तुओं और भौगोलिक सूचक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999। ठीक है, इसे हमने सितंबर 2003 से लागू कर दिया। ठीक, अब यहाँ पर बात आती है भारत का पहला जीआई उत्पादक प्रोडक्ट कौन सा था। तो अगर हम भारत के पहले जीआई प्रोडक्ट उत्पाद की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दार्जिलिंग टी। कौन सी टी, दार्जिलिंग टी। अब जब भी मौका मिले दार्जिलिंग टी जरूर पी लेना। ठीक, ये पहला उत्पाद होगा आपका जिसको जीआई टैग दिया गया है। ठीक, अब आप ये बता दीजिए दार्जिलिंग टी किस राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन भी तो होने चाहिए, यहाँ पर हम लोग उद्यम करने को थोड़ी ना आते हैं। क्वेश्चन बताओ जल्दी से कि जीआई टैग जो है, जो दार्जिलिंग टी को दिया गया है, ये किस राज्य से संबंधित है। अब देखो बात आती है, किसी को आपने जीआई टैग दे दिया, क्या जन्म जिंदगी की हो गया। अब जब आप आईएएस बनते हो तो पूरी लाइफ के लिए तो बनते नहीं हो, है ना, पूरी जिंदगी के लिए बनते नहीं हो, उसमें भी आपके पास कुछ ना कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, इतने समय के लिए आप आईएएस बनेंगे। उसके बाद क्या है, आप रिटायरमेंट कर जाएंगे तो जो जीआई टैग दिया जाता है ये केवल और केवल 10 वर्ष के लिए मान्य होता है। 10 वर्ष तक के लिए इसको संरक्षण प्राप्त होता है कि इसकी कॉपी नहीं बनाई जा सकती, इसका आप उस विशेष क्षेत्र के तौर पर ही यूज कर सकते हैं, है ना। अब देखो, अब यहाँ पर बात आती है जीआई पंजीकरण के लाभ क्या होते हैं। जो जीआई पंजीकरण हम करते हैं इनके हमें क्या क्या लाभ देखने को मिलते हैं। पहले लाभ की बात करते हैं तो भौगोलिक संकेतक के रूप में इन्हें कानूनी संरक्षण प्राप्त हो जाता है। यानी कि कोई क्षेत्र विशेष की जगह है, उसको अगर जीआई टैग दिया गया है तो उसको अब एक तरह से कानूनी संरक्षण प्राप्त है। क्या है, कानूनी संरक्षण प्राप्त है। दूसरा, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। कैसे, अब जब विदेशियों की बात करते हैं, जैसे हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करते हैं, तो भैया यूरोपियन कंट्रीज़ में भारतीयों में क्या अंतर होता है। यूरोपीय कंट्री के लोग होते हैं, जब कोई प्रोडक्ट लेने के लिए जाते हैं, मान लीजिए कि वो लोग कोई एक ये वाला प्रोडक्ट लेने गए, ठीक है, ये पेन होल्डर लेने के लिए गए, तो हम लोग क्या करते हैं, हम पहले हम विदेशियों की बात करते हैं। मान लीजिए ये चॉकलेट का डिब्बा है, ठीक है, ये क्या है, चॉकलेट का डिब्बा है,
और इस पे उन्होंने देख लिया ये जीआई टैग है, ठीक, जीआई टैग छोड़ दीजिए, उन्होंने इस पर सबसे पहले देखा, क्या देखा कि इसकी एक्सपायरी डेट कितनी है। विदेशी लोग पहले एक्सपायरी डेट देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसके अंतर्गत बनाया जो प्रोडक्ट है इसमें कौन कौन से मिनरल्स, कौन कौन से केमिकल्स, कौन कौन सी चीज़ें इसमें डाली गई हैं, ठीक, फिर उस चीज़ पर नज़र रखते हैं वो लोग, ठीक है। फिर क्या करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि इसकी जो कुछ भौगोलिक विशेषता है, क्या मतलब कुछ इसके ऊपर स्पेसिफिक चीज़ है जो किस क्षेत्र विशेष से संबंधित हो, यानी कि जीआई टैग को देखते होंगे फिर वो लोग। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना तो एक्सपायरी डेट देखते हैं, ना ही हम लोग उसमें किस चीज़ को मिलाया गया है, किस चीज़ को मिला के उस प्रोडक्ट को बनाया गया उस पर देखते हैं। हम सबसे पहले क्या देखते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं रुपए कितने डले हैं। अगर आप कहीं पर भी सामान लेने जाएं और आपने सबसे पहले टैग ना देखा प्राइस का, तो मान लीजिए आप सच्चे भारतीय नहीं हैं या फिर आप भारतीय नहीं है। तो सबसे पहले क्या है, प्रोडक्ट का हम प्राइस देखते हैं, ना कि हम उसकी क्वालिटी देखते हैं, ठीक। तो ये चीज़ होती है। अब आप देखिए, एक प्रोडक्ट जिसकी कीमत है 3000 रुपया, इसको अगर आप लेते हैं तो ये ओरिजिनल हो जाएगा, ठीक है, ये क्या ओरिजिनल हो जाएगा। अब ये प्रोडक्ट चलेगा आपका कम से कम कितना, 3 साल चलेगा। तो हम लोग क्या कहते हैं, भैया 1000 के ले लो, 3 साल 3000 हो गए, बराबर बात, ये तो कहते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से हम भारतीय अपनी चीज़ों को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो विदेशी लोग जब अब भारत में आएंगे घूमने के लिए, फिर विदेश में बैठते हुए कुछ भारतीय प्रोडक्ट को सर्च करेंगे नेट पर, तो उन्हें क्या है, उन्हें यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। हाँ भैया, ये चीज़ भारत की विशेषताएँ कुछ क्षेत्र विशेष संबंधित होती हैं, तो कुछ ना कुछ तो इसकी खासियत होती होगी। अब हम देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों की कॉपी करना प्रारंभ कर देते हैं। क्या करते हैं, चीज़ों की कॉपी करना प्रारंभ कर देते हैं। वो कैसे, वो ऐसे चीज़ों की कॉपी करते हैं कि हम लोग जब कोई चीज़ फेमस हो जाती है तो उसी प्रकार की अन्य चीज़ हम बनाना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन वो क्वालिटी लेके नहीं आ पाते जो उस क्षेत्र विशेष की होती है। इसीलिए यहाँ पर आप देखिए, इन सब की कॉपियों से बचने के लिए यहाँ पर जीआई टैग दिया जाता है और इसी से यहाँ पर इनको निर्यात को बढ़ावा मिलता है। दूसरा, उस उत्पाद पर लोगों को भरोसा होता है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, एक प्रोडक्ट ऐसा है जिसको गवर्नमेंट ने जीआई टैग दे के रखा है, वहीं दूसरा प्रोडक्ट ऐसा है जिसको ना जीआई टैग मिला है, ना कोई कुछ और स्पेशल फीचर्स हैं, तो आप किसे लेना प्रेफर करेंगे, तो आप जीआई टैग वाले को लेना प्रेफर करेंगे, क्योंकि ये ओरिजिनल ऑथोरिसिटी को दर्शाता है। दूसरों के द्वारा पंजीकृत भौगोलिक संकेतक के अधिकृत अनाधिकृत प्रयोग को रोकता है, यानी कि दूसरे लोग इस प्रयोग को नहीं कर सकते, इस चीज़ का उपयोग नहीं कर सकते। भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं के उत्पादन की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देता है। अब जब किसी क्षेत्र विशेष की किसी एक वस्तु को आपने जीआई टैग घोषित कर दिया, तो उससे क्या होगा, उससे आप पाएंगे जो उत्पाद है वो उत्पाद आपको देखने को मिलेगा, आपको क्या, उस क्षेत्र विशेष की अर्थव्यवस्था को उभारेगा, वहाँ के लोगों को रोजगार देगा। ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे तो ज़्यादा चीज़ें बनेंगी, ज़्यादा चीज़ें बनेंगी तो ज़्यादा रोजगार मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जीआई टैग प्रदान किए जाते हैं ना, ये क्या, इस प्रकार से यहाँ पर जीआई टैग प्रदान किए जाते हैं। तो आज हमने भैया 3 टॉपिक किए, तीनों आपके क्या है, महत्वपूर्ण है। तीनों टॉपिक क्या है आपके, तीनों टॉपिक महत्वपूर्ण है। पहला टॉपिक था आपका मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा, है ना, क्यों दिया जाता है, हमने बात की। फिर हमने देखी थी भारत में जो रिपोर्ट आई थी, इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023, डराने वाली है। 2022 से लेकर 2023 तक कितने प्रतिशत बात की थी, 279% लोगों की यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी बुजुर्गों में। फिर लास्ट में हमने देखा यहाँ पर कि एक दिन में उत्तराखंड के कितने 18 उत्पादों को जीआई टैग दे दिया गया, ठीक है। अब बताइए उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, क्या उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, ये कहाँ से ली थी, ये हमने दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण से ली थी। तो इतना आपको क्लियर हुआ, ये 3 टॉपिक क्लियर हुए आपको। अगर इन 3 टॉपिकों में कोई डाउट है आपको तो आप बता सकते हैं, उससे संबंधित जितने भी क्लियर हो डाउट होंगे आपके, वो हम आपको क्लियर करवा देंगे। अब देखो भैया, पहले हम क्या इस चीज़ से हम बचते थे, 1 मिनट रुको, हम लोग क्या करते थे, पहले हम इस चीज़ से बचते थे। अच्छा, ये आई पेन चलेगा नहीं इस पर, तो ये PDF वाला सेक्शन था एक पे, ये हम आपको बताते नहीं थे, बोलते थे ना इसको हम हटवा देंगे, लेकिन अब हटवाने की जरूरत नहीं है। क्यों, अब तो हमारा ऐप भी आ गया, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इस करंट अफेयर की पूरी PDF को भी ले सकते हो। और संडे के दिन या फिर सैटरडे के दिन हम एक स्पेशल करंट क्लास रखा करेंगे, जिसमें हम जितने भी सप्ताह के या फिर जितने भी हमारे करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करेंगे, उनको यहाँ पर उनसे संबंधित MCQ करेंगे, जिससे आपका रिविजन भी हो जाएगा, है ना। मज़ा आया, कितना मज़ा आया, ईमानदारी से आप यहाँ पर रिव्यू कीजिएगा और किस प्रकार से इसको हम आपके लिए और सूटेबल बनाएं, और बताइए। धीरे धीरे हम अपने आर्टिकल्स को बढ़ाते जा रहे हैं, पहले हम 2 करते थे, अब हमने 3 करना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे क्या हम इसको बढ़ाते जाएंगे ना, जिससे आपको भी तनाव नहीं होगा, आपको भी ऐसा नहीं लगा लंबी क्लास हो रही है, ठीक। तो इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, जल्दी ही मिलेंगे आपसे अगले टॉपिक के साथ में। आज शाम को 5:30 बजे हमारी कौन सी क्लास होगी, हमारी क्लास होगी 5:30 बजे से ROE की, जिसमें हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानकारी लेंगे, साथ में और भी शासकों को देखेंगे। ऐसा नहीं है कि
देखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक को देखेंगे, और भी शासक देखेंगे, है ना। और उसी के साथ में 7:30 बजे से हमारी क्लास होगी, कौन सी, NCERT हिस्ट्री, जिसमें हम वर्ल्ड हिस्ट्री को देखने वाले हैं, है ना। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है तो आज्ञा दीजिए। अब जल्दी मिलेंगे आपसे हम अपनी अगली क्लास में, तब तक थैंक यू, जय हिंद। इस PDF को कहाँ से डाउनलोड करना है, हमारे ऐप से, यानी कि रिजल्ट मित्र के ऐप से। ये कहाँ मिलेगा, प्ले स्टोर पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जल्दी डाउनलोड कर लीजिए भैया, पीछे ना रह जाना, है ना। वहाँ पर बहुत कुछ मिलेगा, जितनी भी क्लासेस हुई हैं सबकी PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक, तो चलो ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।